तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो एमसीक्यू टाइप के टॉपिक से है, क्योंकि हमारे पास में एक सीरीज जो है वो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन की ही चल रही है और साथ में हमारे पास सभी चैप्टरों के न्यूमेरिकल की सीरीज भी चल रही है। आपकी एग्जाम जो है वो बिल्कुल नजदीक है, तो जो भी टॉपिक आपके छूट रहे हों उनको आप कंप्लीट यहां पर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके ये टॉपिक पहले से ही क्लियर हैं तो फिर आपको इनको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके कंप्लीट हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, और अगर इनमें आपको कोई समस्या आ रही हो, न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट नहीं हुए हो, आपको उनमें समस्या है, तो आप इन सीरीज को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास में चैप्टर नंबर 14 और 13 उनसे रिलेटेड एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अपने पेपर में काफी मात्रा में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो भी इन्हीं से कंप्लीट हो जाएंगे। वेरी शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन है वो भी इनसे ही कंप्लीट अपने हो जाएंगे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। तो आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 यानी परमाणु वाला जो अपना चैप्टर है उसके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला जो अपने पास क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। सामान्य अवस्था में परमाणु पर आवेश होता है, यानी नॉर्मल अवस्था में एक परमाणु पर जो आवेश है वो कौन सा होता है? क्या धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, धन व ऋण यानी दोनों प्रकार का आवेश होता है, या परमाणु उदासीन होता है? तो राइट आंसर क्या है वो आप फटाफट यहां पर क्वेश्चन नंबर डालकर उसका आंसर टाइप कर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल आपने सही आंसर टाइप किया होगा। ऑप्शन ड जो है वो इसका राइट आंसर है, यानी परमाणु जो है वो सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। नेक्स्ट में हमारे पास में दूसरा जो क्वेश्चन है वो है परमाणु की त्रिज्या की कोटि होती है। जैसे इससे पहले वाले में हमने नाभिक की त्रिज्या की कोटि की बात की थी, वो 10 की पावर -15 मीटर में होती है। तो अब अपने पास में है परमाणु की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है। ऑप्शन जो है वो अपने पास में है 10 की पावर -10 मीटर, ब अपने पास में 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, 10 की पावर -10 मिलीमीटर और 10 की पावर -10 किलोमीटर। यानी यहाँ पर वैल्यू जो है वो तो सबकी सेम ही है, बस यहाँ पर मात्रक पद्धति चेंज हो चुकी है। तो आप यहाँ पर फटाफट आंसर टाइप कर दीजिए। और हमारे पास इसका जो आंसर है, उम्मीद है कि आपने ऑप्शन ए को ही टाइप किया होगा। 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या इसकी कोटि होती है त्रिज्या की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि बिल्कुल आसान सा ही है। ऐसा ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 में भी अपने पास में था। परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। ए अपने पास में है केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन। आप जल्दी से टाइप कर दीजिए। आपके पास में जो ऑप्शन है ए बी सी डी जो भी ऑप्शन है आप टाइप कीजिए। और राइट आंसर जो है वो हम यहां पर जानते हैं, ऑप्शन से जो है वो इसका राइट आंसर होगा। यानी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो वहां पर उसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं हैं उनमें चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्न में से किसके मॉडल को, निम्न में से किसके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। यानी परमाणु के लिए जो मॉडल दिए गए थे, डाल्टन का, फिर थॉमसन का था, फिर अपने पास रदरफोर्ड, बोर का जो मॉडल है, सोमरफील्ड का अपने यहां पर नहीं है। तो जो मॉडल दिए गए थे उनमें से किस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास में है थॉमसन, बोर, रदरफोर्ड और न्यूटन। तो आपके पास राइट आंसर जो है, उम्मीद है आपने टाइप कर दिया होगा, और राइट आंसर अपने पास में है इसका ऑप्शन ए, यानी थॉमसन के द्वारा प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था। तो नेक्स्ट अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में किस धातु के पत्र का प्रयोग किया गया था। यानी उसमें कौन सी धातु का उपयोग किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है चांदी का, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना। तो राइट आंसर क्या है, उम्मीद है कि आपको इसका आंसर आता है, तो टाइप कर दीजिए फटाफट से ऑप्शन ए बी सी और डी। तो उम्मीद है कि आपने यहां पर आंसर टाइप कर दिया होगा, और इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन द, यानी सोने के पत्र का वहां पर उपयोग किया गया था। और क्योंकि यहां पर सोने का उपयोग इसलिए किया गया था कि एक तो उसका नाभिक जो है वो भारी होता है,
और साथ में उसको जब वर्क टाइप में बनाया जाता है तो बहुत पतला उसको बनाया जा सकता है, सबसे पतला उसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी इसी प्रयोग से रिलेटेड है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्न में से किसके अस्तित्व को समझाता है या किसके अस्तित्व की व्याख्या करता है? कहने का मतलब ये है कि वहां उस प्रयोग में कोई ऐसी खोज हुई थी जिसकी व्याख्या इस प्रयोग के द्वारा की गई थी। तो हमारे पास ऑप्शन है धनावेशित नाभिक का, धनावेशित इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन तो धनावेशित होता ही नहीं है तो ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। नाभिक में न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन के आवेश का, किसके अस्तित्व की व्याख्या इसके द्वारा की गई थी, इस मॉडल के द्वारा। तो राइट आंसर जो है वो इसका हो जाता है प्यारे बच्चों धनावेशित नाभिक का, क्योंकि नाभिक की खोज जो थी वो इसी प्रयोग के द्वारा हुई थी यहां पर, और इसी वजह से नाभिक की खोजकर्ता भी कौन है? वैज्ञानिक रदरफोर्ड ही है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी इसी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से ही रिलेटेड है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में संघट प्राचाल, ये अपने पास में कुछ ऐसा था कि जैसे मान लीजिए अपने पास ये नाभिक है जो कि पॉजिटिव होता है और ये अपने पास में परमाणु की कक्षाएं हैं। तो जब अल्फा कण की यहाँ पर बौछार होती है तो अल्फा कण इस प्रकार से आता है और कुछ अपने पथ से विचलित हो जाता है और ये आपके पास में सीधा जाता है और वापस लौट जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक तरह से सीधी स्पर्श रेखा लेते हैं तो इसके जो ये लंबवत दूरी होती है इसी को हम संघट प्राचाल कहते हैं, यानी जिसे हम बी से दर्शाते हैं। तो हमारे पास में इसने क्या पूछा है कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में संघट प्राचाल बी का मान 0 हो, यानी इसका मान 0 हो। तो ये 0 कब होगा? जब आपके पास में यहाँ पर बैंड ज्यादा आएगा। तो आपके पास ये जो आपके एंगल आता है ना, इस एंगल को ही हम यहाँ पर प्रकीर्णन कोण भी कहते हैं। या आपके पास 0 आ जाए तो इसका मतलब जैसे जैसे ये बी का मान कम होगा तो यहाँ पर एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बी कम होगा एंगल बढ़ता जाएगा। तो आपके पास में देखिए ये जो एक तरह से स्पर्श रेखा खींची जाएगी, इसके ऊपर स्पर्श रेखा और इसके बीच में एंगल बनेगा, उसका मान बढ़ता जाएगा अगर बी का मान कम होता जाता है। इसमें तो यही बोल दिया कि बी का मान ही 0 है, इसका मतलब यहीं पर इसी सीध में अल्फा कण आ रहा है तो उस समय प्रकीर्णन कोण का मान कितना होगा? तो जब इसी लाइन पर आएगा तो यह आपके पास अल्फा कण जो है वो वापस उसी पथ से लौट भी जाता है और जिधर से वो आ रहा था उसी साइड में अगर वो वापस जा रहा है तो कितना डिग्री का कोण बनेगा ये आपको यहां पर बताना है। 0 डिग्री का, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 120 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा? आप यहां पर फटाफट टाइप कर दीजिए। तो हमारे पास यहां पर इसका जो सही उत्तर है, उम्मीद है आपने टाइप किया होगा, जिस रास्ते से वो आ रहा था उसी रास्ते से वापस जाना, यानी हमारे पास दिशा एक दूसरे की विपरीत हो जाती है और कोण बनेगा 180 डिग्री का। क्लियर है? यानी ऑप्शन से जो है वो इसका राइट आंसर है। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी इसी से ही रिलेटेड है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी? रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमी थी जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि रदरफोर्ड मॉडल की कमियां लिखिए। 2 कमियां अपने यहां पर दी हुई हैं और यहां पर क्या कमी थी ऑप्शन में देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप यहां पर टाइप कीजिए क्या आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन का स्थिर होना, क्या ये कमी थी? न्यूट्रॉन का अस्थिर होना, न्यूट्रॉन का अस्थिर होना ऑप्शन ब है, और ऑप्शन स पर है इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना, ऑप्शन द पर है प्रोटॉन का अस्थिर होना। तो राइट आंसर क्या है वो आप यहां पर टाइप कर दीजिए। तो हमारे पास हम जानते हैं कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता रहता है तो वहां पर एक पोजीशन ऐसी थी कि उस नियम के अनुसार वो एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि वो नाभिक में गिर जाएगा। तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन स्थिर हुआ ही नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन से जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इस समस्या का सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट जो मॉडल बोर का दिया गया था उसमें समझाया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तब जाके उसका सॉल्यूशन वहां पर मिला था। अब अपने पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास में है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है, हाई से लो की ओर जब वो आता है तब ऊर्जा का अवशोषण करता है।
ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो एक तो होता है कि निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाए, और अपने पास में यहां पर दिया गया उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आए, तब वहां पर परमाणु के आकार का तो कोई लेना देना होता ही नहीं है। एक तो अपने पास में होगा कि निम्न से ऊपर जाता है तो ऊर्जा का या तो अवशोषण करेगा या उत्सर्जन करेगा, ऐसे ही उच्च कक्षा से निम्न में आएगा तो उत्सर्जन और अवशोषण। तो इनमें से आपका राइट आंसर होने वाला है। तो ए और ब इनमें से आपके एक उत्तर है, वो आप बताइए फटाफट कौन सा होगा। तो राइट आंसर इसमें जो है वो है ऑप्शन ब, ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। क्योंकि ऊर्जा लेकर तो वो उच्च कक्षा में जाता है, और जितनी ऊर्जा लेकर जाता है उतनी ही ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, और अपनी मूल अवस्था में वापस लौट कर आ जाता है। तो जब वह उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में वापस आता है तो उच्च कक्षा में वह कुछ समय के लिए ही रुकता है, और वो समय आपको पता होना चाहिए कितना वो समय होता है, उसका भी एक क्वेश्चन है, वो आपके आगे आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो यही है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है, यानी ऊर्जा लेकर जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में जाता है, तब कितने समय पश्चात वह वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है, वो समय आपको यहां पर बताना है। तो समय अपने पास यहां दे रखा है कि 1 सेकंड रुकता है, 1 मिली सेकंड रुकता है, 10 की पावर माइनस 8 सेकंड तक वहां रुकता है, और 10 की पावर प्लस 8 सेकंड तक वहां पर रुकता है। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ब, स और द क्या होगा, आप फटाफट यहां पर टाइप कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन स, यानी 10 की पावर माइनस 8 सेकंड तक ही रहता है, जो कि समय का सबसे छोटा मात्रक है, जिसे 1 सेक हम कहते हैं। ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम तथा चतुर्थ कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। हाइड्रोजन परमाणु की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए Z बराबर तो 1 हो ही जाएगा, और यहां पर बात कर रहे हैं हम प्रथम कक्षा की और चौथी कक्षा की, तो त्रिज्या का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास में था कि R बराबर 0.529 n स्क्वायर बटा Z एंगस्ट्रम में। तो यहां पर हमारे पास में Z तो 1 हो ही गया, किसके लिए, हमारे पास हाइड्रोजन के लिए। तो अब हमारे पास पहली कक्षा की अगर हम बात करते हैं तो Rn ये अपने पास में कांस्टेंट वैल्यू है। तो R1 की अगर हम बात करते हैं तो 0.529 गुणा में 1 एंगस्ट्रम में हो गया। अब बात करते हैं R4 की, तो अब आप यहां पर R4 रखकर इसको हल कर लीजिए, और अनुपात कितना आएगा वो आप यहां पर फटाफट हल करके आंसर बता दीजिए। तो हमारे पास में 0.529 तो ऐसे कैसे रहेगा, n की जगह अब की बार हम यूज कर रहे हैं 4, और 4 का हो जाएगा ये 16। जब अनुपात निकालेंगे तो कट जाएगा, अनुपात बच जाएगा हमारे पास में 1:16। आंसर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपने टाइप किया है। तो हमारे पास ऑप्शन द जो है वो इसका राइट आंसर है, 1:16, पहली कक्षा और चौथी कक्षा की त्रिज्या का अनुपात। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो भी आपके पास बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसी के अनुसार है कि बोर त्रिज्या ए नोट का मान कितना होता है। बोहर भी बोल सकते हो या बोर भी बोल सकते हो, जिसे कि हम ए नोट से दर्शाते हैं। तो बोर त्रिज्या का मान कितना होता है, ऑप्शन में आपके पास में है 0.0529 नैनोमीटर, 0.0529 एंगस्ट्रम, 0.529 नैनोमीटर, 5.29 नैनोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा, तो बोर त्रिज्या का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या को ही बोर त्रिज्या कहते हैं। तो प्रथम त्रिज्या की बात करते हैं, इसका मतलब n की जगह हम 1 रखेंगे, इसका मतलब हमारे पास ये वाला आंसर होना चाहिए 0.529 एंगस्ट्रम। ये आंसर आपके पास में है, वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में क्या ये आंसर है, ऑप्शन में हमारे पास ये आंसर नहीं है, एंगस्ट्रम में नहीं है। यहां पर एंगस्ट्रम में जो वैल्यू है वहां पर दिया हुआ है 0.0 दिया हुआ है, जबकि एंगस्ट्रम में हमारे पास पॉइंट से मान चालू होता है। तो मैं यहां पर एंगस्ट्रम को हटा देता हूं, और नैनोमीटर जब मैं यहां पर कंप्लीट करूंगा तो 1 10 की पावर माइनस 1 जो है नीचे जाएगा, यानी पॉइंट आगे खिसक जाएगा, 0.0529 नैनोमीटर। ये हमारे पास में राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपने यही आंसर टाइप किया होगा। ऑप्शन ए जो है
वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी बोर त्रिज्या का मान या जिसे R1 या A नोड से हम दर्शा देते हैं 0.0529 नैनोमीटर, या इसे हम 0.053 नैनोमीटर भी यूज कर सकते हैं। नो को हटाकर हम 2 की जगह 3 लगा देते हैं। ये अपने पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और वो हमारे पास में हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है। अभी फिलहाल हम त्रिज्या की बात कर रहे थे और त्रिज्या का फॉर्मूला हमारे पास में आया था ये वाला। अब बात कर रहे हैं हम वेग की, यानी इसकी चाल की। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर हम बात करेंगे तो Z बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आता है वो था Vn बराबर 2.18 गुणा 10 की पावर 6 Z बटा n। Z बटा n ये अपने पास में था मीटर पर सेकंड में। हाइड्रोजन की जब हम बात कर रहे हैं तो Z की जगह तो हो जाएगा 1, और अब आपके पास में बात पहली कक्षा की हो रही हो तो 1 का भाग दे लीजिए, जब दूसरी कक्षा की बात हो रही हो तो 2 का भाग दे लीजिए। यानी जिस कक्षा की बात हो रही हो उसी कक्षा का आप यहां पर भाग दे लीजिए। यहां पर n स्क्वायर करते हैं गुणा में, यहां पर देना है भाग। तो प्रथम कक्षा की बात हो रही है तो ये भी अपने पास में 1 हो जाता है, और फाइनल मान अपने पास में हो जाता है 2.18 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग है 2.18 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में हमारे पास में ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑप्शन में हमारे पास C के रूप में ये दिया गया है, और C बराबर हम जानते हैं 3 गुणा 10 की पावर 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो भी मान दिए गए उनको आप हल करते हैं तो C बटा 137, यानी C के मान में अगर मैं 137 का भाग दूंगा तो वह आंसर मेरे को यही मिलने वाला है। यानी ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है कि आपने यही टाइप किया होगा यहां पर C बटा 137। आप यहां पर भाग दे सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर 8, और यहां पर 137, 2 जीरो आप यहां पर लगा दीजिए तो 300 गुणा 10 की पावर 6 और 137 आपके पास में 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको भी हम यहां पर समझ लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी, तो श्रेणी हमारे पास में है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड। कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में आती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्य भाग में? लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन और ब्रैकेट। तो कौन सी वो श्रेणी है जिसकी वेवलेंथ हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगों की वेवलेंथ की रेंज में आती है? तो राइट आंसर क्या है वो आप यहां पर जल्दी से टाइप कर लीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्या होगा, जल्दी से आप टाइप कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बामर श्रेणी, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में होती है, और बामर श्रेणी जो है वो आपकी पराबैंगनी प्लस में दृश्य प्रकाश, उसमें पराबैंगनी का भी एक एरिया होता है, उसमें दोनों मिक्स होते हैं। बाकी आपके जो तीनों श्रेणियां बचती हैं पास्टन, ब्रैकेट और फुंड, वो सब की सब अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही इसी से ही रिलेटेड है। निम्न में से कौन सी स्पेक्ट्रमी श्रेणी, निम्न में से कौन सी स्पेक्ट्रम श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पाई जाती है? अभी आपको बताया कि अवरक्त क्षेत्र में कौन कौन सी होती हैं, अब की बार पूछा है कौन सी नहीं होती है। तो जो है उनको हटा दीजिए, बच गया वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन में लाइमन, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड। क्या आंसर होगा जल्दी से आप टाइप कर दीजिए। अभी बताया अवरक्त में कौन कौन सी होती हैं, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड। तो बच गया कौन सा, लाइमन, और लाइमन का हम जानते हैं कौन सी में, पराबैंगनी क्षेत्र में। तो राइट आंसर अपना मिल चुका था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में तो हमारे पास यहां पर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है
13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जेड की जगह हम 1 रख देंगे और अपने पास में ये जेड स्क्वायर जो है वो हट जाएगा। अगर हम हीलियम प्लस की बात करें तो जेड की जगह 2 यूज करेंगे। लिथियम 2 प्लस की बात करें तो वहां पर जेड की जगह 3 यूज करेंगे। अब हमारे को पूछा है दूसरी कक्षा की बात हो रही है, इसका मतलब एन की जगह मैं कितना यूज करूंगा, 2 रखूंगा तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब -13.6 में कितने का भाग देना है, 4 का। आप जल्दी से भाग दीजिए और आंसर क्या है वो आप टाइप कर दीजिए। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, -3.4 -1.51 -0.85। दूसरी कक्षा की ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होगा, फटाफट आप यहां पर टाइप कर दीजिए, यानी E2 का मान आपको यहां पर बताना है। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो -13.6 ही होगा, यानी प्रथम कक्षा या मूल कक्षा, मूल ऊर्जा स्तर, उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है। तो दूसरी क्लास की जो हमारे पास में एनर्जी आती है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर जो है वो आपने टाइप कर दिया होगा, ऑप्शन बे जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 17। रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होगा। रिडबर्ग नियतांक का मान, जब ये श्रेणियां बनती हैं तो उनकी वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास में आर आता है। फॉर्मूला हमारे पास में था m1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यहां पर इस आर का मान कितना है वो हमें यहां पर बताना है और ये प्रति मीटर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी रिडबर्ग नियतांक का ऐसा ही मात्रक होता है प्रति मीटर। वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आप यहां पर टाइप कीजिए ऑप्शन ए बी सी और डी। और राइट आंसर जो है वो यहां पर इसका है ऑप्शन से 1.097 इंटू 10⁻⁻7 प्रति मीटर। ये इसका राइट आंसर है रिडबर्ग नियतांक का। क्लियर है। और ये वो फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा में संक्रमण करता है। जिस कक्षा में पहुंचता है उसका नंबर यहां लिखना है और जिस कक्षा से वो आ रहा है उसका नंबर आपको यहां सेकंड में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में आता है, यानी हमारे पास में थर्ड क्लास से सेकंड में, यानी n बराबर 3 से n बराबर 2 में जब वो संक्रमण करता है तो मुक्त ऊर्जा कितनी होगी। वैसे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब वो जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन ही होगा, और निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण, जो अभी हमने जाना था यहां पर। तो n बराबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो n बराबर 2 के लिए ऊर्जा तो आपके पास में है, E2 का मान आपके पास में है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही आप तीसरी क्लास के लिए भी निकाल लीजिए। तो n बराबर 3 जब हम यहां रखेंगे, n की जगह 3 रखेंगे तो हो जाएगा 9 का भाग जब इसमें देंगे तो हमारे पास में E3 का मान हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कितनी ऊर्जा यहां से उत्सर्जित होगी, मुक्त होगी, अब आप इसको बैठा लीजिए तो प्लस में वो आंसर आपको मिल जाएगा। तो 3.4 1.51 आंसर आपने निकाल लिया होगा हमारे पास में 13, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 1.89। जब थर्ड कक्षा से सेकंड कक्षा में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उस समय उत्सर्जित ऊर्जा का मान 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऑप्शन आपने टाइप कर दिया होगा, ऑप्शन से ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 अपना कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। यहां पर काफी क्वेश्चन इस प्रकार के बने हुए हैं, लेकिन अभ्यास के लिए आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो रहने भी चाहिए। काफी चैनल्स पर ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन आपको अभ्यास होना चाहिए कि यहां पर आंसर अपना कैसे निकलेगा, किस प्रकार से हम इसको हल करें। तो हमारे पास में है निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा। हमें यहां पर लैम्डा का मिनिमम मान कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से 4थी कक्षा में संक्रमण करता है, 4 नंबर वाले से 3 में, 3 से 2 में, या 2 से 1 में। यानी जब ये इस प्रकार से अगर हम इनकी कक्षाओं की बात करें, n बराबर 1 2, यहां पर 3, यहां पर 4 और यहां पर 5। यहां पर दिया हुआ है कि 5 से 4 में आता है उस समय एनर्जी, यहां 4 से 3 में आता है तब, यहां से इसमें आता है तब, और यहां से इसमें आता है तब। तो अब आपके पास में यहां पर इसका मान निकालना है।
तो एनर्जी गैप आप निकाल लीजिए, तो लैम्डा से रिलेटेड तो हमारे पास में क्या होता है, एच न्यू हो गया, एच सी अपॉन लैम्डा हो गया। तो ई व्युत्क्रमानुपाती किसके हो गया, लैम्डा की। इसका मतलब एनर्जी गैप या ऊर्जा का जो अंतर है वो जिसके लिए सबसे ज्यादा होगा उसके लिए लैम्डा का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। तो हमारे पास देखो जब n बराबर 1 करते हैं उस समय ऊर्जा है -13.6, इसके लिए है -3.4, इसके लिए हमारे पास में अभी मिला था -1.51, इसके लिए हमारे पास में था -0.85। तो इस प्रकार से देखिए ऊपर हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना तो हमारे पास ये जो गैप है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। इसकी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास गैप बिल्कुल कम है। यहां पर अभी हमने निकाला था 1.89 था, यहां पर हमारे पास जो गैप है, ये वाला जो गैप है वो हमारे पास में लगभग 10.2 है। यानी दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जाएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। जब इसमें से इसमें आएगा तो 1.89, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमारे पास इनके बीच का जो गैप है वो कम से कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप या ऊर्जा का जो अंतर है वो हमारे पास में कौन से के लिए है, n बराबर 2 से 1 के लिए, और जिसके लिए E का मान ज्यादा उसके लिए लैम्डा सबसे कम। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन द जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब वो सेकंड कक्षा से फर्स्ट कक्षा में संक्रमण करता है उस समय वहां पर जो रेखा बनेगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास में है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में, यानी n बराबर 1 की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमें दी गई है -13.6। जब n का मान 1 था तो हम जानते हैं E1 बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि उसकी मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा भी आप बोल सकते हो। उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, दूसरी कक्षा में अभी हमने यहां पर किया भी था, सेम इसी प्रकार का था। तो E2 का मान हमें यहां पर बताना है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग दी गई थी, उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि सेकंड की ऊर्जा कितनी होगी। इसमें पहली कक्षा की ऊर्जा देकर फिर सेकंड का पूछा है, तो आंसर वही होगा कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने यही आंसर टाइप किया होगा उम्मीद है। तो हमारे पास 20 का आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार प्लस माइनस की वजह से गलत भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो अब आपके पास में है कि बोर परमाणु मॉडल मान्य है। बोर का परमाणु मॉडल कब लागू होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए, 4 परमाणु संख्या यानी जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए, अधिक परमाणु संख्या वाले यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उनके लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हम जानते हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बोर मॉडल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए ही काम करता है। हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+। 21 का तो ऑप्शन आपको मिल चुका होगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर। जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण करता है, उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण करता है, इसका मतलब तीसरी कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, उससे ऊपर वाली कोई सी भी कक्षा से आए वो, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं कहलाती है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में संक्रमण करेगा तो वहां पर जो रेखाएं बनेंगी उनकी श्रेणी बनेगी, तो कौन सी श्रेणी होगी वो, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड क्लास में पहुंचता है, यानी n1 का मान थर्ड है और n2 का जो मान है वो इससे ऊपर ही है, यानी 4, 5, 6 जो भी है अनंत तक। तो इनसे जब इलेक्ट्रॉन इसमें संक्रमण करेगा तो कौन सी श्रेणी का निर्माण होगा वो आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने लाइमन, बामर, पासन, फुन। तो हम जानते हैं कि लाइमन का मतलब तो है इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में आए, बामर का मतलब है कि दूसरी कक्षा में पहुंचे, पासन का मतलब है कि वो कौन सी कक्षा में आए, थर्ड कक्षा में, ठीक है, और फुंड का मतलब है 5वीं कक्षा में संक्रमण करे ऊपर वाली कक्षाओं से। तो राइट आंसर जो है वो आपने टाइप कर दिया होगा, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते इसके आगे, परमाणु में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें यह दिया गया है कि किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता रहता है, तो कौन से बल की वजह से लगाता है। वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए चाहिए अभिकेंद्रीय बल,
तो अभिकेंद्रीय बल उस इलेक्ट्रॉन को कौन से बल से मिलता है? क्या हमारे पास विद्युत बल यानी कूलाम बल से मिलता है, नाभिकीय बल से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण बल से या शान बल से? तो राइट आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन किस बल की वजह से वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है? तो उम्मीद है कि आपने टाइप कर दिया होगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है, यानी विद्युत बल या जिसे हम कूलाम बल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास में है, ये आप खुद से इसको हल कीजिए और उसके बाद आप इसका आंसर बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु की चतुर्थ कक्षा से इसकी निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में संक्रमण करता है, फोर्थ से इससे नीचे वाली में संक्रमण करे, तो उत्सर्जित जो रेखाएं होंगी उनकी संख्या कितनी होगी? आप यहां पर बताना है इसका आंसर क्या होगा। n बराबर 4 से जा रहा है, वो 3 में भी जाएगा, 2 में भी जाएगा और 1 में भी जाएगा। तो क्या एक रेखा मिलेगी, 2 होंगी, 6 होंगी या 8 होंगी? फटाफट आप डायग्राम बनाइए, 4 ऊर्जा स्तर आप बना लीजिए। अब आप यहां इलेक्ट्रॉन का संक्रमण करा लीजिए और काउंट कर लीजिए कितनी रेखाएं बनती है। उम्मीद है कि आपने काउंट कर भी लिया होगा, जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए और आंसर क्या होगा वो आपको यहां पर बताना है। एक न्यूमेरिकल आपके इसी एबेसेडर टाइप के क्वेश्चन में रहने वाला है इस चैप्टर में से, तो इसका मतलब ये आपके न्यूमेरिकल टाइप का ही क्वेश्चन चल रहा है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर जो है वो कितना होगा वो अब हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर n से जब वो संक्रमण करेगा तो डायरेक्ट इसमें पहुंच सकता है, एक रेखा, इसमें वो आ सकता है 2 में, दूसरा हो गया, थर्ड में आ सकता है, 3 हो गया, ठीक है। तो जब वो इससे इसमें आएगा तब भी एक रेखा बनेगी, फिर यहां पहुंचा तो वो इससे इसमें जा सकता है और इससे इसमें जा सकता है, इसमें जाएगा तो इससे इसमें भी पहुंचेगा। तब आपके पास देखिए कितनी बन गई, 3 तो ये खुद से डायरेक्ट पहुंच रहा है तब, और 3 आपके पास इस प्रकार की बन गई। टोटल आपके पास कितनी रेखाएं बनेंगी, 6 रेखाएं बनेंगी। यहां पर हमारे पास ऑप्शन जो है 6 यानी ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास में हीलियम प्लस आयन की, हीलियम प्लस की बात हो रही है। तो हीलियम प्लस की बात हो रही है तो Z बराबर आपको 1 नहीं बल्कि कितना यूज करना है, 2 यूज करना है। अब देखते हैं क्या पूछा जाता है, और हमारे पास में है कि मूल अवस्था की ऊर्जा, मूल अवस्था का मतलब है n बराबर कितना, 1। फॉर्मूला आपके पास में है, कौन सा है, En बराबर -13.6 Z स्क्वायर बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर्मूले में रख लीजिए और आंसर फटाफट आप यहां पर कंप्लीट कर लीजिए। एबेसेडर टाइप का है, अगर यहीं से हल हो रहा है तो आप यहीं से कर सकते हैं। बात मूल की हो रही है तो n का मान 1 हो गया। जब हम हीलियम प्लस की बात कर रहे हैं तो Z की जगह 2 रखिए, इसका मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे। तो आप रफ कॉपी में जाके हल करोगे, इससे बढ़िया यहीं पर कंप्लीट कर लीजिए। हल कर लीजिए तो आपके पास में 24, 13 चौके 52, 52 और 2 54 यानी 54 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर चेक कर लीजिए, ऑप्शन द इसका राइट आंसर है, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहां पर इसके 15 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। 40 क्वेश्चन की आपके पास ये पूरी सीरीज रहने वाली है, क्योंकि अपने पास लगभग 40 क्वेश्चनों में इसके सभी क्वेश्चन जो है वो कवर हो रहे हैं। तो फटाफट देख लेते हैं उनको भी। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो हमें दिया गया कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में, जब भी मूल की बात हो तो समझ जाना n बराबर 1 होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको जल्दी से हल कर सकते हैं। मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग वाला पॉइंट जो है वो तो बोर के मॉडल में था, और आपके पास में कौन सा अभिग्रही था, सेकंड अभिग्रही था। उसके अनुसार मूल ऊर्जा स्तर के अंदर उसका मान कितना होगा, या आप फटाफट यहां पर देखिए, 2h अपॉन पाई, h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप वो फॉर्मूला लगाइए, कौन सा, L बराबर NH अपॉन 2 पाई। जल्दी से देख लीजिए आप, n बराबर आपको कितना यूज करना है, 1 यूज करना है, तो आंसर मिल गया होगा आपके पास में। राइट आंसर जो है n की जगह 1 रखूंगा, h अपॉन 2 पाई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, जल्दी से टाइप कीजिए, ऑप्शन ब जो है इसका राइट आंसर है, h अपॉन 2 पाई। अगर n की जगह हम 2 यूज करते हैं तो दूसरी कक्षा के लिए हो गया, 3 यूज करेंगे, 3 मतलब जो भी है h अपॉन 2 पाई। परिभाषा ही तो यही थी
इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनके लिए उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। अगर 5वीं कक्षा की बात हो रही है तो h/2 5 का गुणा, 4 की हो रही है तो 4 का गुणा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर जो आपके सामने है। उसके अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या हमें दी गई है, यानी R1 का मान हमें दिया गया 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तीसरी कक्षा की फॉर्मूला भी हमने शुरू में ही लिखा था, Rn बराबर 0.5, 3 यूज किया तो 3 यूज कर लेते हैं, एन स्क्वायर और एंगस्ट्रॉम। खुद से हल कर लीजिए, फॉर्मूला लगाइए फटाफट और हल कर दीजिए। हाइड्रोजन की बात हो रही तो Z बराबर 1, आपको तो यहां पर n का ही देखना है, तो n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर आपको 3 दे दिया। अब तो आंसर टाइप कर दीजिए, उम्मीद है टाइप कर भी दिया होगा। और जैसे ही आप इसको 3 रखेंगे, 3 का हो जाएगा 9, 9 से जब आप इसको गुणा करेंगे, हमारे पास 0.53 को 9 से गुणा करते हैं तो हमारे पास राइट आंसर जो है 4.77 एंगस्ट्रॉम। 4.77 एंगस्ट्रॉम ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। उम्मीद है कि आपने यही आंसर टाइप किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर, तो मूल का मतलब n बराबर 1 वाले का ऊर्जा का मान दिया गया है। हम जानते हैं E1 बराबर क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा इस स्थिर में कितनी होगी, यानी इसी स्थिर में, यानी n बराबर 1 वाले की बात अगर हम करें तो इसी में ऊर्जा का मान कितना होगा, वो भी किसका, स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा वो आपको यहां पर बताना है। कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में एक रिलेशन होता है। कुल ऊर्जा जो है वो इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा होती है प्लस में। क्लियर है। और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कुल ऊर्जा की 2 गुना हो जाती है। कुल ऊर्जा की 2 गुना हो जाती है। तो कुल ऊर्जा कितनी है, E कितना, फर्स्ट की बात हो रही है तो -13.6, डबल करेंगे तो आपके पास में कितना जाएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास राइट आंसर जो है वो शायद आपके पास है इसमें -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 29। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान। आयनन ऊर्जा का मतलब है कि वो हाइड्रोजन जो है वो आयन बन जाए। आयन कब बनेगा आपके पास में, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इसका मतलब जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की है जिस कक्षा में वो है, उतने ही बराबर मात्रा की ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन ही एक ही होता है, इसका मतलब वो तो उसकी प्रथम कक्षा में ही होता है, और प्रथम कक्षा में उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनन ऊर्जा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वो होगा किसमें, प्लस में होगा। ये नेगेटिव यही दर्शाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए है, तो अगर उसको बाहर निकालना है तो इतनी ऊर्जा हमें बाहर से देनी पड़ेगी। तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 जो बिल्कुल छोटा सा ही है, आपको जल्दी से बता देना है, टाइप कर देना जल्दी से। किसी हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या किसने की थी, यानी जो इतने मॉडल दिए गए थे हाइड्रोजन परमाणु के लिए, उसमें हमारे पास जो स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड सफल व्याख्या किसके द्वारा हुई थी, वैज्ञानिक बोर, प्लैंक, रदरफोर्ड और डी ब्रोगली ने। आंसर आपको पता होगा, वैज्ञानिक बोर के द्वारा स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट में हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 31 कि यहां पर वृत्तीय कक्षाओं की त्रिज्या Rn होती है। हाइड्रोजन परमाणु की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन की ले लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की वृत्तीय कक्षाओं की त्रिज्या जो है वो किस प्रकार से रिलेटेड होती है, अभी हमने यहां पर देखा भी था। Rn किसके समानुपाती होगा, ऐसा कुछ पूछा है। हाइड्रोजन की बात हो रही है, इसका मतलब Z बराबर 1 कर देंगे, तो n से रिलेटेड आपको ये करना है, तो n से रिलेटेड करेंगे तो Rn समानुपाती n स्क्वायर, Rn व्युत्क्रमानुपाती n स्क्वायर, Rn समानुपाती n और Rn व्युत्क्रमानुपाती n। काफी क्वेश्चन आपने इस प्रकार के हल कर लिए, अब तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ऑप्शन टाइप भी कर दिया होगा। Rn समानुपाती किसके होता है, n स्क्वायर के। जस्ट यहीं पर आपके पास Rn बराबर 0.53 n स्क्वायर, ये तो आपके पास कांस्टेंट हो गया। n स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 31 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में है कि Z परमाणु क्रमांक वाले
Z परमाणु क्रमांक वाले, यहां पर फिक्स मान दिया गया नहीं गया है, Z से रिलेटेड है हमारे पास। परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न के समानुपाती होता है, यानी ऊर्जा का मान परमाणु क्रमांक के क्या होता है, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, किस प्रकार से रिलेशन होता है उसका। तो हमारे पास E का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, -13.6 Z स्क्वायर बटा N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Z का पूछा तो अब आप फटाफट यहां से बताइए कैसा समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, कितने घात के होगा, कैसे होगा। ऑप्शन में आप देख लीजिए जल्दी से और फटाफट आप यहाँ टाइप कर दीजिए Z के समानुपाती, Z स्क्वायर के समानुपाती, Z की घात -3 के समानुपाती, Z की घात -2 के समानुपाती। ये तो साफ ही दिख रहा है, यहाँ पर बात हम n की हो ही नहीं रही है तो इसको हम छोड़ देते हैं। हमारे पास एक कांस्टेंट हो गया, तो En समानुपाती किसके हो गया, Z स्क्वायर के। ऑप्शन बी राइट आंसर है अपने पास में। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33। इसमें दिया हुआ इलेक्ट्रॉन की चाल सर्वाधिक कौन सी कक्षा में होती है। इलेक्ट्रॉन की चाल, वेग का फॉर्मूला हमने देखा था, एक फॉर्मूला आया भी था अपने पास में, Vn बराबर 2.18 गुना 10⁶। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है ना, तब तो आपका कोई सा क्वेश्चन गलत होने वाला ही नहीं है। तो हमारे पास में आप फॉर्मूला देखिए, उसके अनुसार बताइए कि सबसे ज्यादा वेग कौन सी कक्षा में होगा। जब प्रथम की बात हो रही है यानी n बराबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए या 4 के लिए। Z को मैं हटा देता हूं, बटे में है n, n आपके पास बढ़ेगा, इसका मतलब वहां पर वेग का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब n जब बढ़ेगा तो इसका मतलब v का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब जो नंबर ज्यादा है उसकी कक्षा में वेग कम, और जिसके लिए कम है उसके लिए वेग ज्यादा। इसका मतलब प्रथम कक्षा में वेग सबसे ज्यादा होगा और इस समय चौथी कक्षा में सबसे कम होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपके राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा। निम्नतम का मतलब ही क्या होता है, n बराबर 1 ही होता है। ऊर्जा जानते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। घुमा फिरा के वही पूछा जा रहा है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पूछी है। अब की बार गतिज ऊर्जा, अभी आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा वाले के ही बराबर, लेकिन प्लस में, और स्थितिज ऊर्जा उसकी डबल होती है, वो आपकी आ जाती है माइनस में। तो आपके पास में ये हो गया कुल ऊर्जा, पूछा है गतिज ऊर्जा का किसके बराबर हो गया, इसी के बराबर, यानी माइनस ई के बराबर कर देता हूं मैं। ये लीजिए, ई का मान माइनस में प्लस हो जाएगा अपने आप ही। आंसर मिल गया होगा आपको, देख लीजिए, प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। आपने भी यही टाइप किया होगा। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35। क्वेश्चन नंबर 35 वह है, हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से n बराबर 1 से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। ये अब आप खुद से कीजिए, आपको समय दिया जा रहा है। n बराबर 1 से दूसरी उत्तेजित अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आप इसको हल कीजिए और इसको फटाफट कंप्लीट करके बताइए। हमारे पास में है मूल अवस्था बोल दीजिए, निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था में जाना है, तब वहां पर कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जल्दी से टाइप कीजिए 13.6 की, यहां पर है 1.51, 12.09 और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आंसर होगा। पहली कक्षा से कौन सी कक्षा में जा रहा है, क्या वो दूसरी में जा रहा है या तीसरी में जा रहा है, दूसरी में या तीसरी में। दूसरी उत्तेजित अवस्था है, यहां पर दूसरी कक्षा नहीं है, साथ में उत्तेजित भी लग रहा है। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है n बराबर 2, क्योंकि n बराबर 1 को तो बोला जाता है मूल अवस्था या निम्नतम अवस्था। उसके बाद वाली सभी अवस्थाओं को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। तो उत्तेजित अवस्था कहां से चालू होती है, 2 से, और 2 वाले को बोलेंगे प्रथम उत्तेजित अवस्था। n बराबर 3 वाले को बोलेंगे द्वितीय उत्तेजित अवस्था। इसका मतलब n बराबर 1 से कौन सी में पहुंच रहा है, 3 में, और 3 के लिए ऊर्जा का मान हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां से जा रहा है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। घटा लीजिए 13.6 में से आप 1.51 को घटा लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा 12.09। अगर ये दूसरी कक्षा लिखा हुआ होता तो आप यहां n की जगह 2 यूज करते, आंसर होता 10.02।
ठीक है, लेकिन यहां पर दूसरी उत्तेजित अवस्था है, इसलिए शब्दों को सही से पकड़ना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो भी आपका कंप्लीट है। जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को भी, कि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यानी N2 बराबर 2 3 4 से, N2 बराबर 2 3 4 से मूल ऊर्जा स्तर यानी N1 बराबर 1 में संक्रमण कर रहा है, 1 में पहुंच रहा है, 1 में पहुंच रहा है, तो इसका मतलब कौन सी श्रेणी बन सकती है बताया हुआ है आपको, और पूछा भी क्या है, श्रेणी का नाम ही पूछा है। तो 1 में पहुंचने वाली श्रेणी कौन सी होगी? ऑप्शन आपके सामने है, आप टाइप कीजिए लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट। फिर से यही कहना है, ब्रैकेट तो आपकी कब बनेगी? जब आपके वो 4th क्लास में आए। पासन के लिए 3rd में आएगा, बामर के लिए 2 में आएगा, और लाइमन के लिए 1st में आएगा। तो इस स्थिति में कौन सी श्रेणी बनेगी? लाइमन श्रेणी। और ये श्रेणी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पराबैंगनी क्षेत्र में। बामर श्रेणी पराबैंगनी और दृश्य में। अगर पराबैंगनी नहीं है, सिर्फ दृश्य भी है, तो आपको बामर का ही नाम लिखना है। बाकी की बची 3, वो तीनों आपके अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 37, कि जब हीलियम का एक परमाणु है और एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, यानी एक हीलियम का परमाणु है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, तब वह बदल जाता है किसमें? न्यूट्रॉन में, अल्फा कण में, प्रोटॉन में और बीटा कण में। जल्दी से बताइए। 2 हीलियम 4 होता है, 2 प्रोटॉन हो गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉनों की संख्या 2, इलेक्ट्रॉनों की 2 और न्यूट्रॉनों की भी 2। यहां पर बोला गया कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो ये बन जाएगा हीलियम 2+। तो हीलियम 2+ को क्या बोला जाता है? जल्दी से टाइप कीजिए आप। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा कण। तो राइट आंसर है इसका अल्फा कण बोला जाता है, यानी हीलियम द्विधनावेशित नाभिक को ही क्या बोला जाता है? अल्फा कण बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 38 को। वो हमारे पास में है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम 3 कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, त्रिज्याओं की बात हो रही है, काफी क्वेश्चन त्रिज्याओं से रिलेटेड बन गए हमारे पास में। तो Rn समानुपाती क्या होता है? n² के हम जानते हैं। समानुपाती की हटाते हैं तो वहां पर कांस्टेंट होता है कितना? 0.529 एंगस्ट्रॉम में, उसको हमने हटा दिया। यहां पर 3 कक्षाओं की बात हुई, इसका मतलब हमारे पास n की जगह 1, फिर n की जगह कितना हो जाएगा? 4, फिर कितना हो जाएगा? 9। भाई n की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अनुपात देख लीजिए 1 4 9, यहां तो कोई समस्या ही नहीं हुई। 1 4 9 समानुपाती है आपके पास में। तो ये आपके पास जब अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास जो भी मान आएगा वो कट जाएगा। अनुपात हो गया 1 4 9, ऑप्शन से। नेक्स्ट में है कि 1/r का मान लगभग होता है, यानी जो रिडबर्ग नियतांक हमने निकाला था उसका मान कितना था? 1.097 10⁻⁷ प्रति मीटर। यहां पूछा 1/r का मान, यानी 1.097 10⁻⁷ इसका मान कितना होता है? क्योंकि जब भी हम यहां पर श्रेणियों के लिए वेवलेंथ निकालेंगे तो 1/r आता है वहां पर, क्योंकि लैम्डा बराबर कितना था? 1/λ कितना था? r। 1/n1², 1/n2²। जब लैम्डा निकालेंगे तो 1/r हो जाता है। वहां पर डायरेक्ट ही हम हल करके निकाल लेते हैं इसको एक ही बार में। तो कितना आंसर इसका आएगा वो आप यूज किया होगा यहां पर 980 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम और 912 मीटर में। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप टाइप कर दीजिए ABCOD। तो राइट आंसर इसका जो है वो है हमारे पास में ऑप्शन ब, यानी 912 एंगस्ट्रॉम ये मान मिल जाता है। समथिंग आपके पास ये यही आता है। क्वेश्चन नंबर 40, हाइड्रोजन परमाणु की अनंत कक्षा की ऊर्जा, अनंत कक्षा की ऊर्जा फॉर्मूला En बराबर -13.6, Z² की जगह मैं 1 कर देता हूं n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात हो रही है अनंत वाली कक्षा की। जल्दी से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो ही नहीं सकता। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.4 दूसरे की होती है, तो सीधा सा ही है n की जगह अनंत। भाई आंसर कितना? 0। अनंतवी कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? 0 होती है। ये हमारे पास में आज का हिसाब किताब कंप्लीट हो जाता है। यानी आज हमारे पास जो परमाणु वाला जो चैप्टर था, जिसमें कि आपके पास में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जरूर से बनेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसमें आपके इनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। आपके वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे वो इनमें से बन सकते हैं, और न्यूमेरिकल तो आपके बन ही रहे हैं। तो इसका मतलब 3 भागों को कंप्लीट करेगी आपकी सीरीज, यानी आपके 40 क्वेश्चन।
उम्मीद है कि आपके अधिकतर क्वेश्चन जो है वो सही हुए होंगे और अधिकतर में भी आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के सभी न्यूमेरिकलों का वन शॉट वीडियो। फिलहाल आपके पास में चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे। इसके अलावा भी अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो 12th क्लास की फिजिक्स से, जो कि आपकी एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो आप फटाफट टाइप कर दीजिए कमेंट्स में कि इस टॉपिक में हमें समस्या है, उसका वीडियो बना के आपके अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल का वन शॉट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।